Hello friends, I am Shalini and I welcome you all on my YouTube channel E-Learning with Shalini। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के यानी चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस के बारे में जो काफ़ी इम्पॉर्टेंट हैं। और मैं इन क्वेश्चंस को काफ़ी डिटेल में आपको समझाऊंगी ताकि इससे आपका जो है कॉन्सेप्ट क्वेश्चन की जिस कॉन्सेप्ट से बना हुआ है वो भी आपको समझ में आ जाए। ठीक है, ये जो महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं ये आपके आने वाले सीटेट एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट होने वाले हैं। तो आइए समझते हैं एक एक क्वेश्चन को डिटेल से। हमारा पहला क्वेश्चन है, बच्चे कैसे सीख सकते हैं। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प इस संबंध में सत्य नहीं है। ठीक है, पहली बात तो आपको क्वेश्चन बहुत अच्छे से पढ़ना है कि क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। ठीक है, कभी कभी क्या होता है कि क्वेश्चन को हम अच्छे से नहीं देखते हैं। यहाँ देखिए नहीं शब्द दिया हुआ है जिसको आपको ध्यान में रखते हुए फिर आपको ऑप्शंस को पढ़ना है और उसके अकॉर्डिंग आपको आंसर देना है। ठीक है, तो क्या पूछा गया कि बच्चे कैसे सीख सकते हैं, इसके लिए कौन सा विकल्प सत्य नहीं होगा। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन है बच्चे कई तरीके से सीख सकते हैं। सेकंड, बच्चे केवल कक्षा में ही सीख सकते हैं। बच्चे सीखने के लिए स्वाभाविक रूप से प्रेरित होते हैं। बच्चे तब सीखते हैं जब वे संज्ञानात्मक रूप से तैयार होते हैं। ठीक है, अगर हम फोर्थ ऑप्शन की बात करें, देखिए बच्चे तब सीखते हैं जब वे संज्ञानात्मक रूप से तैयार होते हैं। ठीक है, संज्ञानात्मक रूप क्या है, यानी बच्चे जो है मेंटली रूप से प्रिपेयर हों, जिज्ञासु हों, रुचिपूर्ण हों, उनके अंदर रुचि हो कि हमें कुछ सीखना है। तो ये ऑप्शन तो क्या है, सही लग रहा है। ठीक है, फिर इसके बाद है बच्चे सीखने के लिए स्वाभाविक रूप से प्रेरित होते हैं। ये भी बात सही है सीखने के लिए कि बच्चे जब प्रेरित होंगे तब वो अच्छे से सीख सकते हैं। ठीक है, बच्चे केवल कक्षा में ही सीख सकते हैं। देखिए ये ऑप्शन कुछ गलत नज़र आ रहा है क्योंकि केवल दिया हुआ है, ऐसा नहीं है कि बच्चे केवल कक्षा में ही सीख सकते हैं। बच्चे अपने परिवार से भी कुछ सीखते हैं, बच्चे अपने समाज में भी सीखते हैं, पर्यावरण से कुछ सीखते हैं। तो ये केवल जो दिया हुआ है कि बच्चे केवल कक्षा में सीखते हैं, ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। ठीक है, और पहला ऑप्शन भी सही है कि बच्चे कई तरीके से सीखते हैं। तो ऑप्शन हमारा पूछा है सत्य नहीं है, तो इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर 2 जो है वो राइट आंसर हो जाएगा कि बच्चे केवल कक्षा में ही सीख सकते हैं। अगर यहाँ दिया था बच्चे कक्षा में सीख सकते तो ये सही रहता, पर केवल दिया है यानी कि केवल का मतलब केवल कक्षा में ही सीख सकते हैं, उसके बाहर नहीं सीख सकते। तो ये ऑप्शन क्या है, गलत हो जाएगा कि बच्चे कई तरीके से सीख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हमारा क्वेश्चन क्या है। वाइगोत्स्की ने बच्चों के अधिगम में निम्नलिखित कारकों में से किस एक की भूमिका के महत्व पर सबसे ज़्यादा जोर डाला है। किसके बारे में पूछा गया है, वाइगोत्स्की। इनकी थ्योरी क्या है, सबसे पहले कोई भी मनोवैज्ञानिक का नाम दिया हो तो आपको पहले उनकी थ्योरी सोचनी कि थ्योरी उन्होंने कौन सी दी है। तो वाइगोत्स्की ने कौन सी थ्योरी दी है, सामाजिक सांस्कृतिक थ्योरी दी है। ठीक है, इन्होंने बताया कि अपनी थ्योरी में सामाजिक सांस्कृतिक थ्योरी में बताया कि जो बच्चे हैं क्या है वो समाज से इंटरेक्ट करके मतलब समाज से अंतःक्रिया करके सीखते हैं। ठीक है, इन्होंने ये बताया उनका बच्चों का विकास कैसे होता है, अपने समाज में समाज की परिस्थितियों में क्या अंतःक्रिया करके उससे बच्चों का विकास होता है, उससे सीखते हैं। ठीक है, तो हमारा सामाजिक जो है कारक ये इन्होंने इम्पॉर्टेंट बताया है वाइगोत्स्की ने। जहाँ भी इनकी बात आएगी तो सामाजिक कारक इम्पॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका कई बार पूछा गया है तो इसको ध्यान में रखिएगा कि क्या हो जाएगा, इसका फर्स्ट ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन क्या है। निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म गतिक कौशल का उदाहरण है। देखिए जो हमारा मोटर डेवलपमेंट होता है, ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा मैं आपको बता देती हूँ। मोटर डेवलपमेंट होता है वो क्या है, दो तरह से होता है। ठीक है, मोटर डेवलपमेंट यानी शारीरिक विकास जो है हमारा क्या है, सूक्ष्म गतिक कौशल। ठीक है, एक जो यहाँ दिया हुआ है एक स्थूल गतिक कौशल। ठीक है, सूक्ष्म गतिक कौशल को इंग्लिश में बोलते हैं फाइन मोटर स्किल्स और स्थूल गतिक कौशल को क्या कहते हैं, ग्रॉस मोटर स्किल्स। तो जो सूक्ष्म गतिक कौशल होता है यहाँ पे क्या होता है, हमारी जो है सूक्ष्म गतिक कौशल जैसे सूक्ष्म नाम है तो यहाँ क्या होता है छोटी मसल्स का यूज होता है। ठीक है,
पर जो क्या है स्थूल गतिक कौशल है वहाँ पे क्या है बड़ी मसल्स का यूज़ होता है, बड़ी मांसपेशियों का यूज़ होता है। तो सूक्ष्म गतिक कौशल के लिए देखिए जहाँ पे छोटी मसल्स का यूज होगा वही होगा सूक्ष्म गतिक कौशल का उदाहरण। देखिए कूदना, दौड़ना और चढ़ना, ये तीनों में क्या है बड़ी मसल्स का यूज हो रहा है। ठीक है, कूदने में भी आपको बड़ी मसल्स का यूज करना पड़ेगा, हाथ पैर का। ठीक है, यहाँ दौड़ने में भी और चढ़ने में भी। पर जो लिखना है ये क्या है, आप जो किससे लिखते हैं, फिंगर्स से। तो फिंगर्स में क्या हो रहा है, छोटी छोटी मसल्स का कोऑर्डिनेशन बन रहा है। तो हमारा सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। लिखना क्या है, ये सूक्ष्म गतिक कौशल है। मैंने यहाँ वही क्वेश्चंस को ज़्यादा फोकस किया जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, और इससे आपके कई क्वेश्चंस भी आगे निकल के आते हैं। यहाँ आपने समझ लिया कि जो मोटर डेवलपमेंट है हमारा दो तरह से होता है। ठीक है, मोटर डेवलपमेंट जो हमारा है वो दो तरह से होता है, एक सूक्ष्म गतिक कौशल है, एक स्थूल गतिक कौशल। ठीक है, स्थूल गतिक में बड़ी मसल्स का यूज होता है और सूक्ष्म गतिक में छोटी मसल्स का यूज होता है। तो सूक्ष्म गतिक कौशल का उदाहरण क्या हो जाएगा, लिखना। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। एक विकलांग बच्चा पहली बार विद्यालय आता है तो एक शिक्षक को निम्नलिखित में से क्या करना चाहिए। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन है उसकी विकलांगता के अनुसार उसे एक विशेष स्कूल में भेजना चाहिए। सेकंड है अन्य छात्रों से उसे दूर रखना चाहिए। थर्ड है सबसे पहले एक प्रवेश परीक्षा का संचालन करना चाहिए। फोर्थ है सहयोगी योजना विकसित करने के लिए बच्चे के अभिभावकों के साथ चर्चा करनी चाहिए। तो देखिए ये जो हमारा क्या है, बच्चे आज की जो हमारी शिक्षा है वो कैसी है, समावेशी शिक्षा है। ठीक है, चाइल्ड सेंटर्ड है। तो इसको दो तीन चीज़ों को हमको ध्यान में रखते हुए तब हमको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन बोला गया है कि उसकी विकलांगता के अनुसार उसे विशेष स्कूल में भेजना चाहिए। समावेशी शिक्षा इसकी इजाज़त नहीं देती, क्योंकि समावेशी शिक्षा में क्या है कि किसी भी प्रकार के बच्चे को क्या है एक नियमित विद्यालय में ही पढ़ेंगे। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन फर्स्ट वाला क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, सेकंड ऑप्शन है अन्य छात्रों से उसे दूर रखना चाहिए। ये क्या है, फर्स्ट ऑप्शन गलत। अन्य छात्रों से उसे ये दूर रखना चाहिए यानी भेदभाव की बात हो रही है, तो ये ऑप्शन भी हमारा कट हो जाएगा। सबसे पहले एक प्रवेश परीक्षा का संचालन करना चाहिए, प्रवेश परीक्षा का संचालन भी, ये ऑप्शन भी हमारा गलत हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए, फोर्थ ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, जिसमें क्या लिखा है सहयोगी योजना विकसित करने के लिए बच्चों के अभिभावकों से चर्चा करनी चाहिए। यानी सहयोगी योजना यानी बच्चों के लिए क्या सही रहेगा, किस तरह से उनके लिए योजनाएं प्लान होंगी ताकि उस बच्चे के लिए बेनिफिट हो, उसको अच्छे से शिक्षा मिल सके, उसको जो विद्यालय में अच्छा पर्यावरण मिल सके ताकि बच्चा अच्छे से शिक्षण कर सके। तो सबसे पहले क्या करना चाहिए कि अभिभावक से चर्चा करनी चाहिए। ये ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, किसने सबसे पहले बुद्धि परीक्षण का निर्माण किया। ठीक है, ये क्वेश्चन भी इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो जहाँ बुद्धि परीक्षण की बात आती है वहाँ पे किसका नाम आता है, सबसे पहले एल्फ्रेड बिने का। ठीक है, क्योंकि इन्होंने ही सबसे पहले क्या किया था, बुद्धि परीक्षण का निर्माण किया था। और कब किया था, 1905 में किया था। ठीक है, अगर पूछा जाए कब किया था तो 1905 में किया था एल्फ्रेड बिने ने बुद्धि परीक्षण का सबसे पहले निर्माण। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए ये क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बुद्धि लब्धि। इस तरह का क्वेश्चन बुद्धि लब्धि का या तो आपसे फॉर्मूला पूछ लेगा, ठीक है, या फिर इस तरह से क्वेश्चन दे देगा, आपको उसको सॉल्व करना होगा। ठीक है, तो इसमें बुद्धि लब्धि में सबसे पहले तो आपको इसकी क्या फॉर्मूला होता है, बुद्धि को नापने का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, उसे बुद्धि लब्धि बोलते हैं। और ये क्या है फॉर्मूला, मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणे 100, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। ठीक है, अब क्वेश्चन को पहले पढ़ लेते हैं कि क्या है, क्योंकि बुद्धि लब्धि से रिलेटेड था इसलिए मैंने आपको पहले सूत्र बता दिया इसका। बुद्धि लब्धि परीक्षण में 16 साल के बच्चे का स्कोर क्या है, 75 है, 75 है। उसकी मानसिक आयु ज्ञात करनी। देखिए इस फॉर्मूले में, बुद्धि लब्धि के फॉर्मूले में जो चीज़ें, जैसे बुद्धि लब्धि दिया है, मानसिक आयु, वास्तविक आयु, ठीक है, ये दिया हुआ है, 3 चीज़ें दी हैं। अब इसमें से आपसे कोई भी एक चीज़ मतलब 2 चीज़ें दे दी जाएंगी और एक चीज़ पूछ लिया जाएगा। जैसे हमसे क्या पूछा गया क्वेश्चन में, मानसिक आयु के बारे में पूछा गया है, तो बाकी जो चीज़ें दी हुई हैं हम उस जगह पे वो
पुट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, जैसे मानसिक आयु पूछा गया है तो मानसिक आयु हमने ऐसे ही रहने दिया, ठीक है। बुद्धि लब्धि का स्कोर कितना बताया, 75, तो हमने बुद्धि लब्धि की जगह स्कोर 75 रख दिया, ठीक है, बटे 16। वास्तविक आयु कितनी है उसकी, 16 है, गुणे 100, ठीक है। तो इस तरह से कैलकुलेट करके मानसिक आयु निकालने के लिए 16 को इधर भेजेंगे, 16 को इस साइड भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, भाग में है तो यहाँ आके गुणे में हो जाएगा, 75 गुणे 16 बटे 100, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेंगे तो मानसिक आयु हमारी कितनी आ जाएगी, 12, तो आंसर हमारा 12 हो जाएगा, ठीक है, 12 वर्ष। ये बुद्धि लब्धि से या तो इसकी ये परिभाषा के उसमें पूछ लेता है, या इसका सूत्र पूछ लिया जाएगा, या फिर इस तरह से सवाल पूछ लिया जाएगा, ये इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, जब बच्चा फेल होता है तो इसका तात्पर्य है कि, ठीक है, बच्चा फेल होता है तो उसका तात्पर्य क्या होगा, बच्चे ने उत्तरों को सही तरीके से याद नहीं किया है, बच्चे को प्राइवेट ट्यूशन लेनी चाहिए थी, व्यवस्था फेल हुई है, बच्चा पढ़ाई के लिए योग्य नहीं है, ठीक है। देखिए बच्चा, हमारी जो एजुकेशन है क्या है, चाइल्ड सेंटर्ड है, तो हमें बच्चे के बारे में सोचते, मतलब यहाँ पे बच्चे की कोई गलती नहीं है, ठीक है, चाहे वो फेल हो रहा है या उसमें कुछ कमी है तो वहाँ पे बच्चे की कोई गलती नहीं होती, कमी कुछ न कुछ शिक्षक के अंदर है या वो जो टीचिंग स्किल्स अपना रहा है उसमें है प्रॉब्लम, ठीक है। तो इसको ध्यान में रखते हुए ये पॉइंट को आपको आंसर देना है। तो सबसे पहला क्या है कि बच्चे ने देखिए याद करना एनसीएफ के अकॉर्डिंग नहीं है, मतलब इसके खिलाफ है। तो क्या है, एनसीएफ सख्त मना करता है कि बच्चे को हमको रट्टू तोता नहीं बनाना है, तो ये ऑप्शन हमारा गलत हो जाना है, ठीक है। प्राइवेट ट्यूशन, ये भी इसके खिलाफ है, ये भी गलत हो जाएगा, ठीक है। फिर क्या है, बच्चा पढ़ाई के लिए योग्य नहीं है, ये हम कैसे कह सकते हैं, हमें बच्चे को क्या करना है, बच्चे को दोष नहीं देना है, ठीक है, क्योंकि हमारी शिक्षा कैसी है, हमारी शिक्षा क्या है, चाइल्ड सेंटर्ड है, ठीक है। तो ये गलत हो जाएगा ऑप्शन। तो हमारा ऑप्शन क्या निकल के आया, सही आंसर थर्ड वाला कि व्यवस्था फेल हुई है, ठीक है। इसमें बच्चे की कोई गलती नहीं है, बच्चा फेल हुआ है तो इसका अर्थ ये है कि कहीं ना कहीं शिक्षक फेल हुआ है, व्यवस्था फेल हुई है, क्योंकि वो जो टीचिंग स्किल्स अपना रहा है, टेक्निक्स अपना रहा है, वो क्या है, उसमें कहीं ना कहीं कमी है, उसको दूसरी तरह से चेंज करके टीचिंग स्किल्स को बच्चे को पढ़ाएं ताकि उसको क्या हो, बच्चा उत्तीर्ण हो सके, ठीक है। सेकेंड हम देखते हैं क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत है। विकास का सिद्धांत, देखिए ये मैंने प्रीवियस वीडियो में विकास के सारे सिद्धांत को काफ़ी डिटेल में समझाया हुआ है, तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो उसको भी देख लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे हम पहले देख लेते हैं कि कौन कौन से सिद्धांत दिए हुए हैं। सभी की विकास की दर समान नहीं होती है, विकास हमेशा रेखीय होता है, ठीक है, यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया नहीं है, विकास की सभी प्रक्रियाएं अंतर संबंधित नहीं होती हैं, ठीक है। यहाँ देखिए थोड़ा सा उलझाने के लिए आपको क्वेश्चन ऑप्शंस इस तरह से दिए हुए हैं। तो देखिए विकास का जो सिद्धांत है उसको एक एक करके पुट करते जाइए। विकास का सिद्धांत क्या है, विकास की सभी प्रक्रियाएं क्या होती हैं, अंतर संबंधित होती हैं, पर यहाँ क्या दिया हुआ है, नहीं, तो ये ऑप्शन हमारा गलत हो गया, ठीक। फिर क्या है, यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया नहीं है, और वास्तव में विकास का सिद्धांत होता क्या है कि यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, तो ये ऑप्शन भी गलत हो गया। विकास हमेशा रेखीय होता है, विकास रेखीय नहीं होता है, विकास क्या होता है, स्पाइरल होता है, वर्तुलाकार होता है, तो ये ऑप्शन भी गलत हो गया। ऑप्शन हमारा सही क्या हो गया, फर्स्ट ऑप्शन, जो कि है सभी की विकास की दर समान नहीं होती है, ठीक है। क्या है, सभी की विकास की दर समान नहीं होती, क्योंकि जरूरी नहीं है कि सभी की विकास की दर समान हो, ठीक है। ये हमारा विकास का सिद्धांत है। नेक्स्ट देखते हैं, फिर से वाइगोत्स्की के ऊपर एक क्वेश्चन है। वाइगोत्स्की बच्चों के सीखने में निम्नलिखित में से किस कारक की महत्वपूर्ण भूमिका पर बल देते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन तो लग रहा है पहले वाला ही, तो इसका क्या हो जाएगा आंसर, सामाजिक हो जाएगा, ठीक है, सामाजिक कारक पे ज़्यादा ध्यान देते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं हम क्या है क्वेश्चन। नेक्स्ट है, एक शिक्षिका अपनी प्रारंभिक कक्षा में प्रभावी अधिगम को बढ़ा सकती है, किस तरह से। एक शिक्षिका क्या है, वो अपने प्रभावी अधिगम को कैसे बढ़ा सकती है, किस विधि से, ठीक है। अधिगम में छोटी छोटी उपलब्धियों के लिए पुरस्कार देके, छोटी छोटी उपलब्धियों के लिए पुरस्कार देके, ड्रिल और अभ्यास के द्वारा, अपने विद्यार्थियों में प्रतियोगिता को प्रोत्साहन देकर,
विषय वस्तु को विद्यार्थियों के जीवन के साथ संबंधित करके। ठीक है, तो देखिए इसमें सबसे सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 4th नंबर, क्योंकि विषय वस्तु को क्या है, विद्यार्थी के जीवन से संबंधित करके एनसीईएफ भी क्या बोलता है कि बच्चे को वास्तविक जीवन से जोड़ करके हमें शिक्षा देनी है। ठीक है, कहीं पर भी अगर आपको अगर प्रभावी अधिगम के लिए या प्रभावी शिक्षण के लिए कोई ऑप्शन में अगर ये नज़र आ जाए कि बच्चे के जो विषय वस्तु उसको हम उसके वास्तविक जीवन से समझाएं, तो आंसर चुपचाप यही हो जाएगा, आपका कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। ये क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट थे जो कि चाइल्ड डेवलपमेंट के थे, ये आपके आने वाली परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहेंगे। ठीक है, तो इन्हें मैंने डिटेल में समझाया आपको, और फिर चलिए, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।